हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इशू हैज बीन रिजॉल्व्ड, सो अब शुरू करते हैं हम लोग क्लास। आई होप मेरी आवाज सबके पास आ रही है। ऑल कैन हियर मी? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. And I hope you can see the screen also, है ना? Yes, sir. Okay. हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था टिल एलर्जी। एलर्जी हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम शुरू कर रहे हैं विद अ न्यू टॉपिक आफ्टर द एलर्जी। हम लोगों ने इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस करना शुरू किया था। वी वर डिस्कसिंग इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स। ये और इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स में हमने सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ लिया दैट वाज एलर्जी। और अब एलर्जी के बाद सेकेंड टॉपिक जो हम लोग लेंगे दैट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, और ये क्यों होते हैं? When immunity of body goes against body. जब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी हमारे अगेंस्ट हो जाती है तब उसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। व्हेन इम्यूनिटी ऑफ बॉडी गोज अगेंस्ट बॉडी, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं वो एज एन ऑटो एंटीजेंस रिएक्ट करना शुरू कर देंगे। हमारे बॉडी के अपने सेल्स जो हैं वो एंटीजेंस बन जाएंगे। बॉडीज ओन सेल्स become एंटीजेंस, और हम उसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं क्या? ऑटो एंटीजेंस। ऑटो एंटीजेंस में गए, सेल्फ एंटीजन हो गए, ठीक है ना? सेल्फ एंटीजेंस हो गए, बॉडी के अपने सेल एंटीजेंस हो गए, सेल्फ एंटीजेंस हो गए, है ना? तो जैसे बहुत सारे
कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने क्लास 11 में भी डिस्कस की। आई होप कुछ को नाम याद होगा, कुछ लोगों को। एग्जाम्पल्स इफ वी टेक, एग्जाम्पल्स, जैसे एग्जाम्पल वी कैन टेक माइस्थीनिया ग्रेविस, हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 11। सर रिमेटॉइड आर्थराइटिस भी आ जाएगी? बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, सही जवाब है, करेक्ट। रिमेटॉइड आर्थराइटिस आ जाएगा, करेक्ट है। और एडिसन्स डिजीज भी ले सकते हैं, करेक्ट। वंशिका ने आंसर दिया, एडिसन्स डिजीज ये भी ले सकते हैं, करेक्ट है। और कोई जवाब देना चाहता तो दे सकता है। सर एडिसन डिजीज में सर थायराइड के फॉलिकुलर से डिस्टर्ब हो जाते हैं। एडिसन्स डिजीज में एड्रिनल कॉर्टेक्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स। एडिसन्स डिजीज में ना एड्रिनल कॉर्टेक्स डिस्ट्रॉय, समझ रहे हो? यस सर, यस सर। ग्रेव्स डिजीज आ गया आंसर, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, बिल्कुल सही है, करेक्ट। जैस्मिन कौर साइना सोनी ने जवाब दिया है, दैट्स गुड। Exophthalmic goiter, Graves disease, पैरीज डिजीज भी कहते हैं इसको, उन्होंने याद किया होगा, है ना। और बेस डोज डिजीज भी कहते हैं इसको। बेस डोज डिजीज, है ना। टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस, टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस, or we call it IDDM, insulin dependent diabetes mellitus। टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। Hashimoto's disease, and you all remember it is called suicide of thyroid। एंटीबॉडीज थायराइड को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, वी कॉल इट सुसाइड ऑफ थायराइड।
मल्टीपल स्क्लेरोसिस, क्रोनिक अनीमिया, क्रोनिक हेपेटाइटिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में माइलिन शीट डिस्ट्रॉय होती है। क्रोनिक अनीमिया में हमारे आरबीसी खुद एंटीजेंस बन जाते हैं। ऑटो एंटीजेंस और आरबीसीज। और हेपेटाइटिस में हमारे खुद के लिवर सेल्स ऑटो एंटीजेंस बन जाते हैं। हेपेटोसाइट्स। सोरियासिस स्किन की प्रॉब्लम है। विटिलिगो भी स्किन का ही प्रॉब्लम है। और फाइनली लिख सकते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसमें कोलॉन पे अटैक होता है। सर सुसाइड ऑफ थायराइड में क्या है? हाशिमोटो डिजीज पड़ी थी ना 11th में। एंटीबॉडीज थायराइड के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। थायराइड डिस्ट्रॉय हो जाता है। इम्यूनिटी थायराइड को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो हमारी इम्यूनिटी जो है वो हमारी बॉडी के अगेंस्ट होगी। इसको हम लोग ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। थर्ड कैटेगरी आफ्टर ऑटो इम्यूनिटी। इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स बॉडी की इम्यूनिटी की जो है वो डेफिशिएंसी है। बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसकी ना डेफिशिएंसी हो चुकी है। बॉडी में इम्यूनिटी कम हो गई। तो सीधी सी बात है, बॉडी की इम्यूनिटी अगर कम हो रही है तो इसका मतलब यह है कि कुछ कंडीशंस और आ गई। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि इसमें एक तो सभी नाम जानते हैं एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसमें बॉडी की इम्यूनिटी कम हो गई। ये हम आगे डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल एक मैं नाम और डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज स्किड। सीवियर कंबाइंड इम्यूनो
deficiency, severe combined immunodeficiency. इसमें जो न्यूबॉर्न होगा ना, जो बच्चा पैदा हुआ है न्यूबॉर्न, उसके अंदर बी सेल्स और टी सेल्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी. B cells and T cells will become deficient in this newborn, in this boy, in this girl. I mean, the child will have deficiency of B cells and the T cells. We can write child or newborn is without B cells and T cells. यानी कि ये जो बच्चा होगा ना, it will be highly susceptible to any infection. हाईली ससेप्टेबल मतलब सेंसिटिव है ना, तो जानते हैं आप लोग. ससेप्टेबल मीन्स सेंसिटिव. हाईली सेंसिटिव टू इन्फेक्शंस. और ये एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है जिसमें इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करने वाला एक एंजाइम जो है ना, वो डेफिशिएंट हो जाता है. यू कैन राइट कि इसमें deficiency of adenosine deaminase ADA, एक एंजाइम है. is one of the reason. और इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा ये हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में. There we will read it. What could be the treatment? How we can help this child? There we will find a treatment for it, a cure for the child. एक अगली कंडीशन डिस्कस कर रहा हूं. थाइमिक एप्लेसिया. इस कंडीशन में वैसे नाम से चल रहा है पता, डिफेक्टिव थाइमस. बंदे का, बच्चे का थाइमस ठीक नहीं है, तो टी सेल्स क्या हो जाएंगे, डेफिशिएंट हो जाएंगे. Deficient T cells will be there. T cells will be deficient in this case. आपकी वॉइस नहीं आ रही. आपकी वॉइस कैसे आ रही है? आपकी वॉइस मेरे पास आ रही है. Ankurpal, am I audible? Yes, sir. Agarwal is Kushal in the class. एक क्वेश्चन आया है खुशबू कुमारी का कि सर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स कैन बी क्योर्ड और नॉट. ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स को क्योर करना बहुत मुश्किल होता है खुशबू. द ओनली क्योर कुड बी कि
जो इम्यूनिटी आपकी इम्यूनिटी आपके पीछे पड़ गई, तो उस इम्यूनिटी को रिड्यूस कर दो। खुशबू, आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं। आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना कि आप सर इम्यूनिटी जो है वो, तो मैं आपके क्वेश्चन का ये आंसर दे रहा हूं कि इम्यूनिटी अगर बॉडी की आप ही के पीछे पड़ गई, आपकी अपनी इम्यूनिटी आपके पीछे हो गई, तो फिर आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं, आप अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को कम कर दो। अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को कम करोगे तो फिर और इन्फेक्शन होने लग जाएंगे। तो उसका बस कोई क्योर नहीं, उसका बस एक ही तरीका हो सकता है, मतलब ना चाह के भी करना पड़ेगा, बॉडी की इम्यूनिटी को कम करना पड़ेगा। लेकिन फिर उससे और भी दूसरी बातें, इन्फेक्शन होने के चांसेस है, क्या करें? मजबूरी ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं होता डियर। जस्ट इम्यूनिटी अगर आपकी बॉडी की अपने आप कम हो जाए, आप कम कर दो, तो कुछ आपको राहत मिल सकती है अपने डिसऑर्डर से। अपने आप को म्यूट कर लीजिए जो भी। चीडियाक हिकाशी सिंड्रोम, राहुल जगलान अपने आप को म्यूट करो। राहुल श्रीवास्तव, यू ऑल्सो। Sir, still voice is not coming. क्या सबको आवाज आ रही है? आप फिर से रीलॉग इन करिए या तो। आई एम नॉट स्पीकिंग, मैं बोल नहीं रहा हूं। तो एक मैंने चीडियाक हिगाशी सिंड्रोम लिख दिया है, उसमें मैंने लिख दिया है कि the lysosomes of the macrophages fail to unite with antigens। तो लाइसोसोम की खराबी है इसमें, लाइसोसोम की इसमें खराबी है, ठीक है। अंकुरपल, यू हर्ड दैट? Yes, sir. क्या बोला मैंने? Lysosomes की खराबी है, मतलब lysosomes cannot unite with the antigens. So macrophages function will be reduced, isn't it? I mean the phagocytic function will be reduced in the body, isn't it? Yes, sir. So the immunity is reduced simply. Yes, sir. So what we are studying is immunodeficiency disorders, and these disorders we will reduce the immunity, है ना? I mean the disorders वो बता रहा हूँ जो जिसमें immunity body की कम हो जाती है, less हो जाती है। Am I right? Yes, sir. सी वाले ने बताया कि डिफेक्टिव थाइमस, इसमें थाइमस डिफेक्टिव है तो टी सेल्स मैच्योर नहीं करेंगे एंड विल टी सेल्स का डेफिशिएंसी हो जाएगा। स्किड मैंने जो बताया वो इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना है, क्योंकि स्किड में क्या होता है कि भाई बी सेल भी नहीं होता बच्चे के पास और टी सेल भी नहीं होता। इट्स अ वेरी सिवियर, तभी नाम इसमें क्या यूज किया हमने, सिवियर, वेरी सिवियर प्रॉब्लम, इजंट इट? और फाइनली जो बताया मैक्रोफेज वाला, है ना? एक और ले लेते, एक्स लिंक। Excuse me, sir. हाँ जी, Now it's audible. Can you repeat it, please? मैंने रिपीट तो किया अभी आपके सामने, आपके लिए क्या था मैंने, थाइमिक एप्लेसिया में डिफेक्टिव थाइमस हो जाएगा, टी सेल्स विल नॉट बी देयर,
और इस वाले सिंड्रोम में शीलियाक हिगाशी सिंड्रोम में मैक्रोफेजेस यानी कि फाइगोसिटिक सेल्स विल नॉट एबल टू फंक्शन। क्यों? बिकॉज उनका जो लाइसोसोम है ना, वो एंटीजन से बाइंड करने की कैपेबिलिटी को लूज कर देगा। तो यहाँ पे फाइगोसिटिक बैरियर्स हमारे डिस्टर्ब हो गए इन दिस सिंड्रोम, और इसमें डिफेक्टिव थाइमस है। और इसके ऊपर वाला जो था स्किड, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, उसमें हमारे पास birth से ही we don't have B cells and T cells. It is innate. By birth only we don't have B cells and T cells. That is SCID, severe combined immunodeficiency. And this enzyme, adenosine deaminase की deficiency, is one of the reason for it. Manshika. Manshika, सुना? X-linked infantile Bruton's agammaglobulinemia. इसमें तो हमारा ए गैमा ग्लोबिनीमिया, क्या लगता है कि क्या होगा ये? हु कैन स्पीक? अनुपमा चौहान, तुम बोल सकते हो? अनुपमा चौहान। गामा ग्लोबुलिन का डिफिशियंसी हो सकता है। ओह, राणा अंकुर, तो Yes, गामा sir. ग्लोबुलिन कौन बनाता है राणा अंकुर? हेमोग्लोबिन में होता है ना, गामा ग्लोबुलिन, हीमोग्लोबिन, ग्लोबुलिन चेन, इस चैप्टर में, मायोग्लोबिन। अरे इस चैप्टर में तुम्हें हीमोग्लोबिन क्यों पढ़ाएंगे? इस चैप्टर में तुम्हें ब्लड में है सर, गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, बाइंड करता है। अरे गामा ग्लोबुलिन तो एंटीबॉडी हुई ना। B lymphocytes. गामा ग्लोबुलिन तो एंटीबॉडी हुई ना। राणा अंकुर कहाँ हो? यस सर, यस सर। तुम्हें इस चैप्टर में गामा ग्लोबुलिन बताया था ना कि गामा ग्लोबुलिन इज एंटीबॉडी। यस सर, यस सर। कैसे भूल गए? तो डेफिशिएंसी ऑफ एंटीबॉडीज लिखेंगे ना इसमें बच्चे। चलो कोई बात, थोड़ा सा ध्यान रखो यार। डेफिशिएंसी ऑफ एंटीबॉडीज बी सेल्स, है ना, एक ही बात है। ये कंडीशन होगी, ठीक है? चलो अच्छा ठीक है, मैं अब आ रहा हूं अगले चौथे टॉपिक पे, और मैंने चौथा टॉपिक इस पे लिख लिया। चौथा मैं क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज पहले हमने पढ़ा था एलर्जी, दूसरा हमने पढ़ा ऑटो इम्यूनिटी, तीसरा हमने अभी पढ़ा इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, जिसमें बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, और चौथा हम लोग पढ़ रहे हैं ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज। ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज। तो जैसे कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि भाई हमारे पास जो हम जब ट्रांसप्लांट लगवाते हैं तो हमारी बॉडी ट्रांसप्लांट को रिजेक्ट करती है या ट्रांसप्लांट हमारी बॉडी को रिजेक्ट करता है? दोनों में से क्या होता है? कौन बताएगा? अनुष्का, शंकर?
अनुष्का शंकर। सर हाँ जी। हमारी बॉडी उसको रिजेक्ट करती है। हमारी बॉडी रिजेक्ट करेगी। अच्छा ठीक है। तो अनुष्का हमारी बॉडी रिजेक्ट करती है ना, कौन से सेल्स रिजेक्ट करते हैं ग्राफ्ट को? विच सेल्स रिजेक्ट द ग्राफ्ट? WBC। WBC। तो सर लास्ट टी सेल्स करके वो रिजेक्ट कर देते हैं। टी किलर सेल्स है ना, टी किलर सेल्स। अनुष्का शंकर सुना? यस सर। टी किलर सेल रिजेक्ट करता है ना, पढ़ाया था ना तुमको लास्ट टाइम। टी किलर सेल हमारे हमारे MHC1 को चेक करता है। MHC1 जब सेम नहीं होगी तो उसको वो रिजेक्ट मारेगा। भूल गए? लास्ट टाइम पढ़ाया था। यस सर। चलो कोई बात नहीं। तो अब इसमें हमने ये पढ़ा कि भाई बॉडी रिजेक्ट करती है ग्राफ्ट। ठीक है, मैं अब क्या बता रहा हूं कि यहाँ पे ना अपोजिट है। यहाँ पे अपोजिट होगा। ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज में क्या होगा, जो ग्राफ्ट आप लगाओगे ना वो इम्यून रिएक्शन क्रिएट करेगा अगेंस्ट द होस्ट बॉडी। ये एक ऑपोजिट चीज है, मैं इसमें लिख रहा हूं। ग्राफ्ट और ट्रांसप्लांट shows immune reaction against host tissues. जैसे इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। observed in bone marrow transplantation. जिसमें क्या होता है कि जो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इंसान क्यों करता है? ताकि उसके पास इम्यून सेल्स आ जाए। लेकिन यहां पे ऑपोजिट हो गया। क्या ऑपोजिट हो गया कि जो ट्रांसप्लांट लगाया है, जो बोन मैरो लगाया है, वही बॉडी के अगेंस्ट हो गया। ऑब्जर्व्ड इन बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन वेयर T cells of the donor, T cells of the donor show immune reaction against recipients tissues। जिसने रिसीव किया है उसी के अगेंस्ट उल्टा काम कर दिया गया है। वैसे तो बोन मैरो बचाए, वैसे तो बोन मैरो से ट्रांसप्लांट किया गया ताकि बॉडी को इम्यूनिटी दी जाए, लेकिन यहां तो बॉडी को इम्यूनिटी कहां दे रहे हैं? यहां तो बॉडी को इम्यूनिटी नहीं दी ना, उसने उल्टा रिएक्शन कर दिया। तो हम पढ़ रहे थे कि हमारी बॉडी ग्राफ्ट को रिजेक्ट करती है, लेकिन यहां तो उल्टा हो गया, ग्राफ्ट ने ही बॉडी के अगेंस्ट काम कर दिया। अब पॉइंट इज दिस कि बॉडी में ग्राफ्ट ने बॉडी के अगेंस्ट इम्यून रिएक्शन को शो किया। सॉरी, ग्राफ्ट ने बॉडी के अगेंस्ट इम्यून रिएक्शन को शो किया। ग्राफ्ट ने, तो नॉर्मली तो ऐसा कौन सा ग्राफ्ट होगा जो बॉडी के अगेंस्ट रिएक्शन शो करेगा? तो बोन मैरो ही होगा ट्रांसप्लांटेशन, क्योंकि भाई और तो कोई ऑर्गन तो नहीं कर पाएगा।
जैसे आप किडनी लगाओगे तो किडनी में तो यूजुअली ये होगा कि आपकी बॉडी रेसिपिएंट की बॉडी रिजेक्ट करेगी किडनी को। किडनी थोड़ी कोई इम्यून रिएक्शन क्रिएट करेगी अपनी बॉडी के लिए, रेसिपिएंट बॉडी के लिए, क्योंकि वो कोई किडनी कोई इम्यून सेल थोड़ी है, किडनी से कोई सेल्स थोड़ी निकलेंगे जो माइग्रेट करेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में जाकर के बॉडी को डिस्ट्रॉय करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये उसी केस में हो सकता है जहाँ पे ट्रांसप्लांट के सेल्स जो हैं वो इधर उधर माइग्रेट करें, बॉडी में जाएं। और ये किस केस में ज्यादातर हो सकता है? इन केस ऑफ दी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में हो सकता है कि आप किसी का बोन मैरो लगाओ और वो बोन मैरो ही फिर उस रेसिपिएंट बॉडी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दे। तो ये उल्टी रिएक्शन है एकदम, इसको ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज कहते हैं। ये टॉपिक हमारा पूरा खत्म होता है। एक नोट मैं लिख रहा हूं, दिस टॉपिक ऑफ इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स इज ओवर। एक नोट में मैं आपको एक सेपरेट टॉपिक दे रहा हूं, टाइप्स ऑफ ग्राफ। तो टाइप्स ऑफ ग्राफ का एक टॉपिक दे रहा हूं मैं आपको। इसमें सबसे पहले मैं एक मेंशन करता हूं आइसोग्राफ। आइसोग्राफ का मतलब होता है ग्राफ्टिंग बिटवीन आइडेंटिकल ट्विंस। ग्राफ्टिंग बिटवीन आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक है, आइडेंटिकल ट्विंस में जो ग्राफ्टिंग होगी दैट विल बी आइसोग्राफ। अंकुरपाल, Yes, sir. what do you think, this isograph will be successful or not? Yes, sir. Successful. Why? Sir, because all the tissues and all the things are same in identical twins. So How do you know they are same? I mean, what you will match for the grafting? sir, MHC1 protein. MHC1 प्रोटीन। अंकुरपाल, वेरी मच करेक्ट, वेरी गुड, शाबाश। तो सेकंड लिखते हैं ऑटोग्राफ, ग्राफ्टिंग विद इन सेम बॉडी। विद इन सेम बॉडी, विद इन सेम बॉडी कैसे ग्राफ्टिंग हो सकती है? विद इन सेम बॉडी ग्राफ्टिंग कैसे हो सकती है, मतलब कब होती है, कब करी जाती है विद इन सेम बॉडी? चारुलता, चारू? यस सर। सर जब प्लास्टिक सर्जरी होती है बर्न इंजरीज में। करेक्ट, उसकी सेकंड क्लासेस सर्जरी में क्या करते हैं? नहीं आइडिया? हाँ, एंजियोग्राफी क्या कहते तुम धनंजय? सर वो बाईपास सर्जरी में वो वेन्स निकाल के लगाते हैं वहां पर। ओके,
आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़ दिया जाए, आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो भी ग्राफ्टिंग होगी, चाहे सिबलिंग्स में हो, चाहे पेरेंट्स से हो, चाहे वो अनरिलेटेड डोनर से हो, तो दैट विल बी कॉल्ड एलोग्राफ्टिंग। और आइडेंटिकल ट्विंस की जो होगी दैट विल बी आइसोग्राफ्ट। तो ऑटोग्राफ्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ऑटोग्राफ्ट में जैसे मुझे बताया चारू ने कि सर प्लास्टिक सर्जरी में स्किन ऑफ वन पोर्शन ऑफ द बॉडी कैन बी कल्चर्ड एंड अप्लाइड ऑन द अदर पोर्शन ऑफ द बॉडी। तो स्किन तो सेम बॉडी की है, तो फिर वो रिजेक्शन नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड ऑटोग्राफ्ट। प्लास्टिक सर्जरीज में ऐसा कर सकते हैं। सेकेंडली, धनंजय टोल्ड कि सर ऑटोग्राफ्टिंग में वी कैन ऑल्सो यूज ब्लड वेसल फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड we can bypass with the help of that blood vessels etc. I mean during the bypass surgery, cardiac surgery। तो बिल्कुल सही है। हमने क्लास 11 में थोड़ा सा एक बार ये डिस्कस भी किया है कि bypass surgery में we can use blood vessels of the same body, like for example we can use a vein from the leg and we can bypass the coronary arteries in the heart। तो हम ये ऐसा कर सकते हैं, we can do, है ना। तो सेम बॉडी की है तो रिजेक्शन नहीं देगी, बिल्कुल नहीं देगी। तो ये भी सक्सेसफुल है। तो ऑटोग्राफ्ट तो सक्सेसफुल है ही बिकॉज सेम बॉडी का है, और आइसोग्राफ्ट भी सक्सेसफुल हो गया बिकॉज वो आइडेंटिकल ट्विंस में है तो उनके जीन्स सेम है, तो MHC1 एकदम सेम आएगा। ठीक है ना। दिस इज ऑलरेडी देयर, जो हम समझ चुके हैं। और जीनोग्राफ्ट क्या हो जाएगा? यस, जीनो रहेगा। जीनो विल बी ग्राफ्टिंग बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। एक्सक्यूज मी सर। यस सर जीनोग्राफ्ट तो फिर सबसे ज़्यादा लेस सक्सेसफुल होना चाहिए, तो बहुत कम पॉसिबल। हाँ, कम। लेकिन पॉइंट ये है कि कभी कभी इसमें एक पॉइंट हम ये भी देख लेते हैं कि हम लोग जैसे कुछ एनिमल्स को ह्यूमन MHCs प्रोवाइड करवा देते हैं, ह्यूमन जीन्स दे देते हैं। जब उनका जाइगोट बन रहा होता है एनिमल का, तो हम उनको ह्यूमन जीन्स देते हैं एंड देन भी ह्यूमन जीन्स देने के बाद ह्यूमन जीन्स जब देंगे ना उनको, तो उनके पास भी वही MHC आएगी, उनके ऑर्गन्स पे सेम MHC लग जाएगी, ह्यूमन MHCs आने लग जाएंगी, मतलब कहने का। तो उसको ग्राफ्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसका कोई एग्जांपल है? पिग्स में करते हैं, पिग्स को रियर करते हैं फॉर दिस पर्पस। ओके सर।
होस्ट बॉडी को ग्राफ्ट को एक्सेप्ट कराने के लिए, होस्ट बॉडी को ग्राफ्ट को एक्सेप्ट कराने के लिए हमें इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देनी पड़ती हैं। We'll be giving immunosuppressive drugs. जैसे एक आध नाम तुमको मैंने पहले भी पढ़ाया था immunosuppressive drugs का। Cyclosporin A. Cyclosporin. Cyclosporin A. अच्छा चलो ठीक है। तो immunosuppressive drugs are given to host, है ना, या recipient, और उनका नाम लिख लेते हैं। उसके नाम में जैसे फॉर एग्जांपल एक है, तुम लोगों ने बताया साइक्लोस्पोरिन ए, obtained from ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंगस है, और काम क्या है इसका, इट इनहिबिट्स टी सेल्स, टी सेल्स को इनहिबिट करती है, टी हेल्पर सेल्स को मिली इनहिबिट करती है। वैसे ये टी हेल्पर सेल्स को मिली इनहिबिट करेगी। साइक्लोस्पोरिन ए एक हार्मोन यूज कर सकते हो, कॉर्टिसोल, इम्यूनोसप्रेसिव हार्मोन। inhibits lymphocyte production, है ना। तो देखिए आप, ये इम्यूनोसप्रेसिव हार्मोन है, दैट कैन आल्सो बी यूज्ड, साइक्लोस्पोरिन ए and cortisol. The two immunosuppressive drugs can be used. अब ये इनिशियली हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नाउ वी विल बी बिगिनिंग विद अ न्यू टॉपिक। कैंसर। तो कैंसर जो है, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन, of abnormal cells, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ एबनॉर्मल सेल्स, एबनॉर्मल सेल्स का अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन, अनकंट्रोल्ड डिवीजन, इसको हम कैंसर कहते हैं। और कुछ टर्म्स हम यूज करते हैं कैंसर में, कुछ टर्म्स यूज करते हैं फॉर द सेल्स, एनाप्लेसिया,
हाइपरप्लेसिया, नियोप्लाज्म। एनाप्लेसिया का मतलब होता है डी डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएटेड सेल converts into undifferentiated cell. And you know what is differentiated and undifferentiated? Differentiated के पास एक limited power division, लेकिन एक undifferentiated cell में strong power division, divides rapidly. You all know it, है ना? ये टर्म ऑलरेडी आप लोग पढ़ते हो। हाइपरप्लेसिया जो है उसका एक सिंपल सा मीनिंग होता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। And that can be related to abnormal increase. इसको हाइपरप्लेसिया कहते हैं। जस्ट इसका नंबर अगर सेल का इंक्रीज कर रहा है तो उसको हाइपरप्लेसिया टर्म देते हैं। नियोप्लाज्म एक्चुअली ट्यूमर के लिए यूज होता है। Mass of cells formed after uncontrolled division is called tumor. It's called tumor या नियोप्लाज्म कहते हैं उसको। और ट्यूमर जो है वो दो टाइप का है, बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन malignant tumor। बिनाइन ट्यूमर जो लोकलाइज्ड है, जो एक जगह पे ही रहता है और जो दूसरी जगह पे ट्रांसमिट नहीं करता, it is localized tumor. It is localized do not spread from one part of body to other. स्प्रेड नहीं करता, इट इज लोकलाइज्ड ट्यूमर। लेकिन जो मैलिग्नेंट होता है वो करेगा। उसका नाम मैलिग्नेंट तभी रखा गया मतलब malignant means it can spread from one part of body to
another that is malignant. अब ये स्प्रेड कैसे करता है? थ्रू lymph और blood circulation. और ये सबसे feared property है. This is the most feared property. This is the most feared property. सबसे डरावनी property है ना? This is the most feared property of spreading of cancer cells and is called metastasis. Metastasis कहते हैं. The property of spreading of cells from one part of the body to other is actually called metastasis. Such cancer is termed cancerous. इसको हम cancerous कहते हैं. So such tumors are also termed cancerous. अब देखो cancerous लिखा हो, metastasis लिखा हो या malignant लिखा हो, तीनों में ना, तीनों का मतलब, तीनों का कंटेक्स्ट एक है, तीनों का आशय एक ही है, तीनों एक ही पॉइंट की ओर इशारा कर रहे हैं कि ये वो कैंसर है जो एक पार्ट ऑफ द बॉडी से दूसरे पार्ट में स्प्रेड करता है. मतलब जो कैंसरस ट्यूमर है ना, जिसको हम कैंसरस कहते हैं, वो मैलिग्नेंट होगा, यानी वो मेटास्टेसिस शो करेगा. तीनों के तीनों इंटरचेंजेबली सिनोनिम्स हैं, ऐसा कह सकते हो. और ये स्प्रेडिंग हो किससे रही है? जैसे मान लीजिएगा कि ये कैंसर के सेल्स हैं, दीज आर सेल्स ऑफ द कैंसर, और ये स्प्रेड करना चाहते हैं, तो ये स्प्रेड करेंगे. और किस में स्प्रेड करेंगे? ये स्प्रेड करेंगे ब्लड वेसल्स में या लिम्फेटिक्स में जा सकते हैं, और फिर वहां से ये माइग्रेट करते हैं. दिस कैन बी ब्लड or it can be lymph, and this is how they will spread to other parts of the body. These cells यहाँ से slip करके blood vessels में, capillaries में enter करके they will reach to distant sites of the body. Difference between cancer cell and a normal cell.
क्या डिफरेंस है? Cancer cells differ from normal cells in following respects. They differ from normal cells in following respects. Following respects में they will differ. कैसे they will differ? How they will differ? सबसे पहला पॉइंट आ जाता है इसमें. Cancer cells have irregular nucleus. Nucleus irregular. Loss of contact inhibition. Contact inhibition is a property by virtue of which the cells in surface contact impart a pressure on the cell which is undergoing division. Regulate the division of concerned cell. जो कंसर्न सेल डिवाइड है, सपोज ये कंसर्न सेल ये डिवाइड कर रहा है और जो नेबरिंग सेल्स हैं जो इसके सरफेस कांटेक्ट में हैं वो इस पे एक सरफेस कांटेक्ट का प्रेशर लगाते हैं. सरफेस कांटेक्ट से ना प्रेशर लगता है और इस प्रेशर से ये उसको मतलब रेगुलेट करते हैं कि ठीक है तुम अपने एक नॉर्मल लिमिट में डिवाइड करोगे, उस लिमिट को क्रॉस नहीं करोगे. इसको बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन. आप रेगुलेट कह लो या इनहिबिट भी कह सकते हो. इनहिबिट दी अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऐसे कह सकते हो. अगर इनहिबिट वर्ड लिखोगे तो फिर उसमें अनकंट्रोल्ड आ जाएगा. ठीक है, अगर इनहिबिट वर्ड यूज करेंगे तो फिर वो अनकंट्रोल्ड वर्ड आ जाएगा, फिर रेगुलेट वर्ड नहीं यूज करेंगे. और जब ये कैंसर सेल अब ये अंदर अब ये होता तो है कि ठीक है यार इस पे प्रेशर लगता है तो ये अपनी एक लिमिट में ही ग्रो करता है, लेकिन कैंसर सेल अगर लिमिट में ग्रो करेंगे तो ऐसे नहीं हो सकता. तो इसलिए कैंसर सेल्स में प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है. कैंसर सेल के ऊपर कांटेक्ट इनहिबिशन नहीं लगता, वो यहाँ पे खूब डिवाइड करेंगे और स्लिप करके बाहर आ जाएंगे और फिर कहीं और पहुंच जाएंगे.
इन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड वगैरह, जो भी अगर मैलिग्नेंट है तो। मतलब तभी मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कैंसर सेल के ऊपर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं हो पाता, सरफेस कॉन्टैक्ट में जो नेबरिंग सेल्स होते हैं प्रेशर नहीं लगा पाते, पर नॉर्मली ऐसा होता है। इंक्रीज टीलोमरेज एंजाइम एक्टिविटी। तुम सबने पढ़ा होगा बॉटनी में कि जब सेल डिवीजन होता है तो टीलोमियर्स पे एक एंजाइम लगता है टीलोमरेज, और जो सेल एक्टिवली डिवाइड करते हैं उनके अंदर टीलोमरेज एक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, है कि नहीं? तो पढ़ते हो बॉटनी में कि माइटोसिस में एंजाइम होता है टीलोमरेज, तो एक हाईली डिवाइडिंग सेल के अंदर ये चीजें ज्यादा हो जाएंगी, एंजाइम की एक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। सिक्रीट ट्यूमर एंजियोजेनेसिस फैक्टर। एंजियोजेनेसिस का मतलब होगा फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन इज एंजियोजेनेसिस। तो ये कुछ फैक्टर्स रिलीज करते हैं जो अपनी ब्लड वेसल्स को खुद बना लेते हैं। They secrete tumor angiogenesis factors which causes development of blood vessels. Blood vessels inside tumor. तो ये अपनी ब्लड वेसल्स खुद बना लेते हैं, ये अपनी ब्लड वेसल्स को ना खुद ही बना लेते हैं ताकि इनको खूब सारा फूड हमेशा मिलता रहे और ये मल्टीप्लाई करते रहे। दो पॉइंट और हो गए। दे डू नॉट रिक्वायर एनी एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ फैक्टर्स। इनको बाहर से किसी ग्रोथ फैक्टर की आवश्यकता नहीं है, इनको किसी हार्मोन की आवश्यकता नहीं है, इनको किसी ग्रोथ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बाहर से किसी ऑर्गन से सेल से किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, अपना मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हैं, अपना खाना खा सकते हैं, यूज कर सकते हैं न्यूट्रिशन को। इनको किसी बाहर से ग्रोथ फैक्टर की आवश्यकता नहीं है, इनके पास सारे ग्रोथ फैक्टर इनकी सेल के अंदर ही। एंड दे डू नॉट अंडरगो एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। इनकी मृत्यु नहीं होती, ये अमर हैं। प्रोग्राम सेल डेथ, हर एक सेल का एक प्रोग्रामिंग है, उस टाइम पे उसको डेथ होगी, उसको मरना है। लेकिन ये कैंसर सेल की ऐसी प्रोग्रामिंग है कि इनकी डेथ नहीं होती।
ओके, तो इस टाइप से कैंसर सेल के फीचर हो गए और ये फीचर जो हैं उनको अलग बनाते हैं। कैंसर सेल पे टी किलर सेल भी जाके काम नहीं कर पाता, वैसे मारता है वो कैंसर सेल्स को, लेकिन इनका नंबर इतनी जल्दी से इंक्रीज करता है ना, और ये जगह जगह मैलिग्नेंसी भी शो कर सकते हैं, पहुंच भी जाते हैं, तो इसलिए इम्यून सेल्स का एक्शन इन पे थोड़ा स्लो हो जाता है। और फिर दूसरी बात ये कि अपने सरफेस रिसेप्टर्स को ये ऐसे चेंज करते हैं कि दे गो अननोटिस्ड, दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द बॉडी सेल्स, टी किलर सेल्स, तो रिकॉग्नाइज ही नहीं हो पाते, छुप जाते हैं। इनके रिसेप्टर्स ऐसे बन जाते हैं कि ये एस्केप कर जाते हैं फ्रॉम द अटैक ऑफ टी किलर सेल्स, इसलिए बॉडी में इतना स्प्रेड कर जाता है। अगर मैलिग्नेंट हुआ तो और डेथ भी हो सकती है। Types of cancer. Carcinoma. कार्सिनोमा एक मैलिग्नेंट कैंसर ही है, ये भी एक मैलिग्नेंट ट्यूमर ही है, स्प्रेड करने वाला। Malignant outgrowth of cells, malignant outgrowth of epithelial cells कर देते हैं। Epithelial cells which cover or line the body organs. Which cover or line the body organs. क्योंकि एपिथेलियल सेल्स तो कवर करते हैं बॉडी ऑर्गन्स को, लाइनिंग भी करते हैं, हमने पढ़ा हुआ है क्लास 11th में। वी टॉकिंग अबाउट एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स के कैंसर को कार्सिनोमा कहते हैं, ये ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट वर्ड इज एपिथेलियल। Malignant outgrowth of epithelial cells which cover or line the body organs, है ना? और ये मेजर कैंसर है। है 85% of total cancers are carcinomas. Examples: skin cancer, इसमें एक नाम सुना होगा मेलानोमा, that is cancer of melanocytes of skin. स्किन कैंसर, क्योंकि स्किन भी एपिथेलियल टिश्यू, वो कैंसर होगी। ब्रेस्ट कैंसर, लिवर कैंसर, पेनक्रियास कैंसर, ब्रेन कैंसर। ब्रेन कैंसर में हम लोग एक टर्म पढ़ते हैं ग्लायोमा, कैंसर ऑफ ग्लायल सेल्स। तुम्हें याद होगा ग्लायल सेल्स, सपोर्टिंग सेल्स।
lung cancer, cervical cancer, cancer of cervix, gastric carcinoma और स्टमक कैंसर है। ये सब कार्सिनोमास सारे एपिथेलियल सेल्स के कैंसर्स हैं। Second, we take sarcomas. Malignant outgrowth of cells. Malignant outgrowth of cells present in कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर है ये, प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू और डिराइव्ड फ्रॉम mesenchyme primitive mesoderm। मतलब mesodermal cancers, कैंसर ऑफ द सेल्स प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू तो सभी जानते हैं, बोन, कार्टिलेज, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। अच्छा, ये रेयर 1% कैंसर है ह्यूमंस में। एग्जाम्पल्स से आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। अगर मैं कह रहा हूं कि भाई कनेक्टिव टिश्यू है तो आइडिया लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें ऊपर एक एडिनोमा में लिख दें, इन द कार्सिनोमा, कैंसर ऑफ ग्लैंड्स, एडिनोमा इन द कार्सिनोमा एडेड above। तो ऑस्टियोमा डेफिनेटली, कैंसर ऑफ बोन, लिपोमा, कैंसर ऑफ एडिपोज टिश्यू, मायोमा, कैंसर ऑफ मसल, लिम्फोमा, कैंसर ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू,
अच्छा, लिम्फेटिक टिश्यू का जब कैंसर होता है ना तो लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। Increase in proliferation of lymphocytes. कैंसर ऑफ सेल्स, या दूसरी भाषा में बोले, कैंसर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन लिम्फ नोड्स, स्प्लीन एक्सेट्रा। तो तुमने जेनेटिक्स में पढ़ा होगा ना, बर्किट्स लिम्फोमा। अंकुर पल, Yes, sir. Yes, sir. have you heard of it? Burkitt's lymphoma. No, sir. No, sir. Reciprocal translocation. Between eighth and 14th chromosome. Burkitt's lymphoma. एक और लिखवाता हूं, Hodgkin's disease. That is also a lymphoma. Hodgkin's disease is a lymphoma. लिम्फोमा मैंने क्या कहा? व्हाट इज लिम्फोमा? लिम्फोमा मैंने आपसे कहा कि लिम्फोमा इज कैंसर ऑफ द सेल्स प्रेजेंट इन द लिम्फ नोड्स, स्प्लीन। लिम्फ नोड और स्प्लीन के अंदर जो सेल्स हैं आप उनका कैंसर कर रहे हो। और इसमें तो कौन बैठे होते हैं? लिम्फोसाइट्स। सभी को पता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, यहाँ पे कौन होगा? लिम्फोसाइट्स ही तो होंगे। तो इसलिए लिम्फोसाइट्स के का प्रोलिफरेशन होगा, जिसकी वजह से यू विल से कि इट इज अ लिम्फोमा। और हॉजकिंस डिजीज एक लिम्फोमा था। आप नाम याद कर लो बंदे के नाम के अकॉर्डिंग। 2 लिम्फोमास मैंने आपको बताया। Third we can take leukemia. Leukemia is blood cancer. क्या होता है भाई? Cancer of cells present in bone marrow. Abnormal rise in number of WBCs. WBC का नंबर बढ़ जाएगा। नॉर्मल नंबर कितना होता है WBC का? व्हाट इज द नॉर्मल काउंट ऑफ WBC? हाँ जी, नॉर्मल नंबर कितना होता है? बताइए। 1.5 lakh. वन 1.5 लाख। हे भगवान। कोई जवाब नहीं दे रहा।
Normal 60 to 80. 60 to 80,000. wrong, very wrong. thousand to 8,000. कौन बोला? So 6,000 to 8,000. 6,000 to 8,000. रिया राज करेक्ट. 6,000 से 8,000 होता है. अब देखो बेटा यहाँ पे लुकीमिया हो गया है तो नंबर तो बढ़ जाएगा फिर. तो ये नंबर बढ़ के कितना हो जाएगा? 2 लाख से 10 लाख पर मिलीमीटर क्यूब. जो नॉर्मल नंबर आपका 6,000 to 8,000 का था रिया राज, जो आप बोल रहे थे मुझे, उस नॉर्मल नंबर से देखो कितना राइज कर गया ये. 2 लाख से 10 लाख हो गया. और इतने ज्यादा WBCs अगर किसी ऑर्गन में एंट्री करेंगे तो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, एकदम तहस नहस कर देंगे. ठीक है. तो ल्यूकीमिया में और लिम्फोमा में क्या डिफरेंस समझ में आ रही है? आज आपने बोला था, तो ल्यूकीमिया और लिम्फोमा में क्या डिफरेंस आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया? Yes, sir. ल्यूकीमिया में और लिम्फोमा में क्या डिफरेंस समझ में आया? सर ल्यूकेमिया में सर राइज इन WBCs बहुत ज्यादा हो जाते हैं, 2 लाख से 10 लाख. और लिम्फोमा में सर ये कैंसर होता है लिम्फेटिक सिस्टम का. और कुछ लग रहा है? और कुछ लग रहा है? मतलब ठीक है, आपने ठीक बोला है. सिंपली अगर मैं और कुछ पूछना चाहता हूँ, मतलब और कुछ आपने इसमें देखा हो ध्यान से? चलो कोई बात नहीं. हमको पल कोई डिफरेंस लग रहा है दोनों में? Gopal? Yes, sir. Can you find any difference between the two? सर इस ल्यूकेमिया से सर उसमें एबनॉर्मल राइज होता है और लिम्फोमा में प्रोलिफरेशन होता है. नो सर, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग. Okay. Ankur Pal, actually, beta, lymphoma is a cancer of the lymphatic system where the cancer cells are present in. कहाँ लिखा है? Where are the cancer cells present? What we have written? Lymph nodes, spleen. Okay, and where are the cancer cells of the leukemia present? Bone marrow. Are these two different things? Yes, sir. That is the difference. Do you got it? Yes, sir. So what is there in the lymph nodes? Lymphocytes. So lymphocyte proliferation will take place in the lymphoma. Okay? Yes, sir. And if we consider the bone marrow, then bone marrow का WBC का टिश्यू तो बहुत बड़ा होगा, तो हर एक WBC इसमें बढ़ सकता है. Okay. तो उस केस में we have the
बोन मैरो के अंदर जो ब्लड सेल्स का जो होगा ना कैंसर, ब्लड सेल के जो प्रीकर्सर सेल्स हैं ऑफ द बोन मैरो, इन द बोन मैरो, WBCs वाले, उसमें लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, इजनोफिल सब आता है. That is leukemia. I hope you got it. I hope everyone has understood what is the difference between lymphoma and a leukemia. दोनों का ओरिजिन अलग अलग है और दोनों के जो सेल्स इन्वॉल्व हैं मल्टीप्लिकेशन में वो इनिशियली अलग अलग ही हैं. लिम्फोसाइट ऐसी बात नहीं, बोन मैरो से भी आएंगे, ओवरऑल वहां भी बढ़ सकता है लिम्फोसाइट इन द ल्यूकीमिया, लेकिन मेजरली अगर लिम्फोसाइट ही इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम द लिम्फेटिक टिश्यू तो वो लिम्फोमा होता है, और ओवरऑल WBCs बढ़ते हैं अगर तो दैट इज अ ल्यूकीमिया. अरे पल साहब समझ में आया? यस सर. ओके, टॉपिक क्या लिखा है ऊपर? कॉज ऑफ कैंसर. कॉपी किया? एवरी सेल हैज कैंसर कॉजिंग जीन. हर एक सेल के अंदर एक कैंसर कॉजिंग जीन होता है. हर एक सेल के अंदर एक कैंसर कॉजिंग जीन होता है जो इनएक्टिव स्टेट के अंदर होता है ना, एंड दैट स्टेट इज कॉल्ड प्रोटोऑन्कोजीन. every cell has a gene called proto-oncogene, and this proto-oncogene when converts to oncogene causes cancer. So mutation, how it will convert to oncogene? It is via mutation. So अगर proto-oncogene के अंदर mutation हो जाए तो कैंसर हो जाएगी. इस प्रोटोऑन्कोजीन को प्रोटोऑन्कोजीन में मेंटेन करने के लिए एक दूसरा जीन होता है, ट्यूमर सप्रेसर जीन. अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन में भी म्यूटेशन हो जाए तब भी कैंसर हो जाएगा, क्योंकि फिर प्रोटोऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में मेंटेन नहीं रहेगा. म्यूटेशन इन द ट्यूमर सप्रेसर जीन or mutation in the proto-oncogene will cause cancer. ठीक है? Now just wait, थोड़ा वेट करो. So please scroll up. धनंजय वेट को अभी मैं कर रहा हूँ. I'm taking 5 minutes more. स्टार्टिंग के 10-15 मिनट्स खराब हो गए थे due to some technical issue. I'm extending the class to 5-7 minutes more. P53 is a tumor suppressor gene. It restricts cell cycle at G1S regulation point. P53 ना एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है, और ट्यूमर सप्रेसर जीन हमेशा सप्रेस करता है इसको प्रोटोऑन्कोजीन को कि तुम अपने जो है लिमिट पे रहो, लिमिट को क्रॉस मत करना. लेकिन अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन में म्यूटेशन हो जाए तो फिर वो प्रोटोऑन्कोजीन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा. मैंने एक एग्जांपल दिया आपको ट्यूमर सप्रेसर जीन का. ये ट्यूमर सप्रेसर जीन जो होता है ये P53 जीन एक एग्जांपल दिया है. ये जीन जो है ये G1S रेगुलेशन पॉइंट पे सेल साइकिल को रोक के रखता है. इट रिस्ट्रिक्ट्स द सेल साइकिल एट G1S रेगुलेशन पॉइंट. आप सब जानते हो कि सेल अगर S फेज में एंटर कर जाएगा तो फिर वो मल्टीप्लाई करके ही छोड़ेगा, बिकॉज उसका जो DNA है वो तो रेप्लिकेट कर जाएगा, डबल कर जाएगा. लेकिन ये जो P53 है ना, इसको यहाँ पे रोक के रखेगा ये at the G1S regulation point.
कि तुम एस फेज में अननेसेसरली एंटर नहीं कर सकते सेल, तो G1 S के बीच में उसको रोक के रखता है एवरी सेल को। लेकिन अगर इसमें म्यूटेशन हो जाता है तो फिर वो सेल G1 में रुकेगा नहीं, सेल बार बार S फेज में एंटर करेगा, दैट मींस बार बार डिवाइड करेगा। इसलिए म्यूटेशन इन P53 विल कॉज कैंसर। म्यूटेशन इन P53 causes cancer. ना अब पॉइंट ये उठता है कि ये जो आपका म्यूटेशन है ये होता कैसे, हाउ? तो म्यूटेशन कैसे होगा? म्यूटेशन इज कॉज्ड बाय कार्सिनोजेंस, हो सकता है कि कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। Mutations can be caused by radiations, chemicals, drugs, etc. Agents causing cancer are called carcinogens, और ये कार्सिनोजेंस अगेन यही हो सकते हैं जो आपने पढ़े, रेडिएशंस, ड्रग्स, वायरसेस। केमिकल कार्सिनोजेंस अगर देखो कि कौन से केमिकल्स जो हैं वो कार्सिनोजन की तरह काम कर रहे हैं, तो सूट कोलतार तो सभी ने पढ़ा होगा, बिकॉज सबको ध्यान होगा कि जब सड़क बनती है तो कोलतार यूज होता है, और कोलतार जब बर्न करता है तो उसके जो फ्यूम्स उड़ते हैं वो लंग कैंसर कॉज कर सकते हैं अगर वो बंदा इनहेल कर रहा है जो सड़क बनाता है, और स्किन पे लगता है कोलतार बार बार तो भी लंग कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, सॉरी। और सूट जो है वो अनबर्न्ड कार्बन के पार्टिकल्स जो उड़ेंगे वो भी जो है कैंसर कॉज कर सकते हैं। कैडमियम ऑक्साइड, डाइइथाइल स्टिलबिस्टरॉल, cadmium oxide will cause prostate cancer. ये सूट क्या है गुलजार? कार्बन के पार्टिकल्स जब उड़ते हैं ना उसको सूट कहते हैं। अनबर्न्ड कार्बन के पार्टिकल्स, जैसे कोलतारों को भी जलते हुए देखा हो तुमने, कभी सड़क बनते साइड में कोलतार जल रहा है देखा, उसमें कुछ कार्बन फ्यूम्स उड़ते रहते हैं। या तुमने अगर देखा हो कि जब तुमने कभी कोई क्या कहते हैं लालटेन देखी, जलाई कभी? यस सर। उसमें तुमने अगर कभी हाथ रख दो तो ब्लैक हो जाता है। यस सर। उसके जो शीशा होता है उसके शीशे पे ब्लैक कलर का वो डिपोजिशन आ जाता है, होता है ना? यस सर। हाँ, तो वही है, आप समझ गए हो? यस। मस्टर्ड गैस, nickel and chromium compounds, asbestos, ठीक है, ये सब फ्यूम्स जो उड़ते हैं
मस्टर्ड गैस, निकल एंड क्रोमियम कंपाउंड्स, एस्बेस्टोस, सब लंग्स कैंसर कॉज करेंगे। यस, लंग्स कैंसर। हाँ, एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस पढ़ा था हम लोगों ने, कहाँ पढ़ा? एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, वहाँ पढ़ा था। अंकुर पाल, यस सर। कुछ याद आ रहा है? एस्बेस्टोस पढ़ा था। यस सर, रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्लास 11th। वाओ। अंकुर पाल, नेक्स्ट इज सिगरेट स्मोक। N-nitrosodimethylamine, तो ये क्या करेगा? फेरिंक्स एंड लंग्स कैंसर। ठीक है, ओके। तो बस ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया। एक आध और लिख देता हूँ। Two nephylamine and 4-amino-biphenyl. Urinary bladder cancer. और लिवर कैंसर के लिए विनाइल क्लोराइड होता है एक, और एक तुम लोगों ने एफ्लाटॉक्सिन पढ़ा होगा बॉटनी। एफ्लाटॉक्सिन एक मोल्ड है, एस्परजिलस। आई होप यू हैव हर्ड द नेम। इट्स अ मोल्ड मेटाबोलाइट and it causes liver cancer. Okay, बच्चा लोग, so that was all about the lecture today. हाँ कुणाल, तुम्हें कुछ कह रहे थे, तुम्हें कोई पार्ट वर्ड देखना है कुणाल? अरे देर तक क्लास। कौन सा पोर्शन देखना है आपने कुणाल? इंटेंट पीरियड लिखवाया, फिर आपने प्लाज्मोडियम वाइवेक्स लिखवा दिया, और उसके बाद फिर आपने अलग से लिखवाए थे तीन और। प्लाज्मोडियम मलेरिया में 30 to 28 डेज और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में 12 डेज। तो ये सर इंक्यूबेशन पीरियड है इसके? हाँ, 30 डेज मलेरिया का इंक्यूबेशन है, 14 डेज और 14 डेज इंक्यूबेशन है वाइवेक्स का और ओवेल का, और 12 डेज है फैल्सीपेरम का। ये इंक्यूबेशन है। प्री पेटेंट पीरियड मैंने सिर्फ वाइवेक्स का बताया, 8 डेज ओनली फॉर वाइवेक्स आई हैव टोल्ड यू। ओके सर। सर प्री पेटेंट का मतलब क्या होता है? प्री पेटेंट का मतलब ये होता है कि जब हमें इन्फेक्शन होता है मलेरियल वायरस, मलेरियल पैरासाइट का, हाँ, इन्फेक्शन होता है मलेरियल पैरासाइट का, तो सबसे पहले कहाँ जाएगा? लिवर में जाएगा। हाँ, तो जितना समय वो लिवर में बिताएगा, हाँ, उसको आप प्री पेटेंट कह दो, बिकॉज उसके बाद वो आरबीसी को अटैक करता है। हाँ, तो आरबीसी को अटैक करने से पहले जो भी समय उसका बॉडी के अंदर बीत रहा, हाँ, दैट इज कॉल्ड प्री पेटेंट। आरबीसी वाली साइकिल से पहले। अच्छा सर। और सर मच्छर हमारे अंदर से जो है कौन सी स्टेज लेता है ह्यूमंस में से? हमारे में से कौन सी स्टेज लेता है? समझ नहीं आया। मतलब ह्यूमंस